नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 4 जून 2024 ये तारीख याद रखिएगा। आप कहेंगे इसमें नई बात कौन सी है? सबको पता है कि 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का नतीजा आएगा। उस दिन तय होगा किसकी सरकार बनेगी, कौन सरकार बनाने से चूक जाएगा। मैं उस लिहाज से इस तारीख को याद रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वो पहले से नतीजा पहले से पता है, किसकी सरकार बनने की पता है, कौन सरकार बनाने से चूक जाएगा ये भी पता है। जो इस समय चर्चा चल रही है, बहस चल रही है कि बीजेपी और एनडीए कितना ऊपर चढ़ेगा और कांग्रेस और इंडी अलायंस कितना नीचे जाएगा। इस संख्या को लेकर बड़ी बहस है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, जाहिर है अलग अलग होगी। और कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है, कुछ लोगों का नहीं, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि बीजेपी बढ़ेगी, लेकिन जितना दावा कर रही है, जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया है, वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। दूसरे लोगों का कहना है, खासतौर से कांग्रेस और इंडी अलायंस के जो समर्थक हैं, उनके बीच में है कि बीजेपी की सीटों की संख्या घट सकती है। अपनी सीटों के बारे में वो कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे की उम्मीदें और आशंकाएं ये सब बड़ी स्पष्ट लोगों के सामने हैं। मैं तो ये पहला चुनाव देख रहा हूं जिसमें नतीजा आने से पहले या पहला वोट पड़ने से पहले चुनाव का नतीजा पता है कि सरकार किसकी बनने जा रही है और कौन विपक्ष में बैठेगा। लेकिन आज जो मैं बात कह रहा हूँ, 4 जून की तारीख याद रखिएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि 4 जून के बाद देश की राजनीति बदलने जा रही है। सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन राजनीतिक जो वर्णक्रम है उसमें बड़ा बदलाव आने जा रहा है। अभी जो राजनीतिक वर्णक्रम है उसमें पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के लिए 4 जून की तारीख बड़ी खतरनाक साबित होगी। ये इतिहास में आगे चलकर दर्ज होगा। 4 जून को जो नतीजा आएगा उसमें मुझे पूरी उम्मीद है। कुछ लोगों को आशंका हो सकती है, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये जो बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की जो अभी 53 सीटें हैं उससे कम आएंगी। मान लीजिए कि उतनी भी आ जाती हैं या 4, 5, 10 सीटें बढ़ भी जाती हैं, तो भी उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क कांग्रेस पर नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा गांधी परिवार की चुनावी राजनीति पर। 2 सदस्य इस परिवार के चुनाव के मैदान से बाहर हो चुके हैं। सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ दिया, राज्यसभा के जरिए राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य बन गई, और वरुण गांधी का टिकट काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो गांधी परिवार के जो लोग चुनावी मैदान में थे, 4 लोग, 2 राजीव गांधी के परिवार से और 2 संजय गांधी के परिवार से, उन 4 में से 2 चुनावी मैदान से बाहर हो चुके हैं। जो बचे हैं उनमें एक चुनावी मैदान में है, एक आना चाहता है। राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रियंका वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो पहला जो मुद्दा बनेगा कि क्या प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ने दिया जाएगा। ये फैसला कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, ये और कोई नहीं करेगा, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी तय करेंगे कि प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो चुनावी राजनीति में अब संजय गांधी के परिवार की बात करें तो मेरा मानना है कि मेनका गांधी का ये आखिरी चुनाव था। मेनका गांधी के लिहाज में भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी को पार्टी से निकाला नहीं, लेकिन उन्होंने अभी जो 2-3 दिन पहले काम किया है, पीलीभीत में प्रधानमंत्री की सभा थी, वो सिटिंग एमपी है वहाँ के, और उस सभा से नदारद थे। ये काम करके उन्होंने एक तरह से ये संकेत दिया है कि अब वो भाजपा में अपना भविष्य नहीं देखते, या ये उनका एरोगेंस है कि इसके बाद भी मेरी ज़रूरत भाजपा को पड़ेगी, मुझे भाजपा की ज़रूरत नहीं है, भाजपा बुलाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। तो मेनका गांधी का जो लिहाज है वो 4 जून 2024 के बाद खत्म हो जाएगा वरुण गांधी के संदर्भ में। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी व्यक्ति को सम्मानित नहीं करेगी, उपयोगी नहीं मानेगी जो उसके खिलाफ पार्टी के अंदर रहकर, जो पार्टी के बाहर है वो जाहिर है कि आलोचना करेंगे बीजेपी की सरकार की, बीजेपी के नेतृत्व की, प्रधानमंत्री की, सबकी आलोचना करेंगे। ये बड़ी स्वाभाविक बात है, वो भाजपा के विरोधी दल में है। लेकिन पार्टी के अंदर रहते हुए ऐसा करने वाले वरुण गांधी को ये उम्मीद अगर थी कि उनको टिकट मिलेगा, तो फिर वो किसी और दुनिया में रह रहे हैं, वो वास्तविकता की दुनिया में नहीं रह रहे हैं। अभी भी उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी
कि उनको ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि 4 जून 2004 के बाद उनके लिए कोई गुंजाइश बनेगी। अगर वो जिस तरह से जनरल वीके सिंह का गाज़ियाबाद से टिकट कटा है, प्रधानमंत्री गाज़ियाबाद आए, वो सभा में आए, वो उनके कार्यक्रम में शामिल हुए, और उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है उसके साथ जा रहे हैं, उनका टिकट कट गया, लेकिन वो पार्टी से बगावत कर रहे हैं या पार्टी के खिलाफ हो गए हैं या पार्टी से नाराज़ होकर घर बैठ गए हैं, ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। और जनरल वीके सिंह का राजनीतिक करियर बहुत लंबा नहीं है, ये उनको भी मालूम है, लेकिन वरुण गांधी को अभी अभी उनकी उम्र सिर्फ 43 साल 43 ईयर्स के हैं, और उनका सफ़र, राजनीतिक सफ़र बड़ा लंबा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने उस लंबे राजनीतिक सफ़र को अपने आप छोटा करने का इंतज़ाम कर दिया है। 4 जून 2024 के बाद क्या होगा उस पर बात बाद में करेंगे। अभी जो बात है वो अमेठी और रायबरेली और उसके साथ साथ गांधी परिवार, इनको जोड़कर देखिए, अलग करके मत देखिए। सोनिया गांधी रायबरेली छोड़कर भाग गई, राहुल गांधी अमेठी छोड़कर आधा भागे हुए हैं, लेकिन वो लौट कर आएंगे, उनको लौट कर आना पड़ेगा। पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि 26 अप्रैल के बाद इसकी घोषणा होगी कि राहुल गांधी अमेठी से भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली से कौन आएगा, उसकी घोषणा क्यों नहीं हो रही? उसकी घोषणा नहीं हो रही कि परिवार में द्वंद्व चल रहा है। सोनिया गांधी अब भी नहीं चाहती कि प्रियंका वाड्रा चुनावी मैदान में आए, और प्रियंका को लगता है कि ये समय आ गया है अब कि उनको चुनावी मैदान में आना चाहिए। चुनाव का नतीजा क्या होगा ये छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी भी अपना उम्मीदवार, अमेठी में तो सिटिंग एमपी है स्मृति ईरानी, जाने कब से अखाड़ा तैयार करके ताल ठोक रही है, चुनौती दे रही है। पहले चुनौती दी राहुल गांधी को कि हिम्मत है तो अकेले अमेठी से लड़कर चुनाव दिखाइए। तो स्मृति ईरानी राहुल गांधी से मुकाबले के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी अभी किसी मुकाबले के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ऊहापोह में है। उसके कार्यकर्ता, उसके नेता अमेठी में जो है और उत्तर प्रदेश में, उनको पता नहीं है कि राहुल गांधी नॉमिनेशन करेंगे कि नहीं, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को अगर राजनीति में बने रहना है तो वो अमेठी चुनाव लड़ने ज़रूर आएंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में उनको कुछ भी भविष्य के बारे में सोचना है तो भी अमेठी से चुनाव लड़ने ज़रूर आएंगे। सवाल फिर रायबरेली का है। रायबरेली को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कई नाम चलते रहे। आपको याद होगा 2014 में भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि उमा भारती चुनाव लड़े सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के खिलाफ उमा भारती। स्मृति ईरानी तैयार हो गई, उमा भारती तैयार नहीं हुई। वो झांसी से सांसद थीं, वो चाहती थी कि दोनों सीटों पर पार्टी उन्हें लड़ने की इजाज़त दे, पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई, तो वो वहाँ से नहीं लड़ी। सोनिया गांधी की स्थिति रायबरेली में खराब हो रही थी, राहुल गांधी की तो बहुत खराब हो गई, चुनाव हार गए। सोनिया गांधी 2014 के चुनाव में 3.5 लाख वोटों से जीती थी, लेकिन 2019 के चुनाव में 1.25 लाख से भी कम की मार्जिन रह गई। तो वो लगातार घट रही थी, और उसकी एक बड़ी वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी उतनी ताकत से रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं लड़ी जिस तरह से अमेठी में स्मृति ईरानी लड़ी। अब सवाल यह है कि अमेठी और रायबरेली ये 2 सीटें तय करेंगी कि 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी पर गांधी परिवार का वर्चस्व रहेगा या नहीं। अगर अमेठी रायबरेली दोनों छोड़ देते हैं या फिर आने के बाद हार जाते हैं तो राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर चुनौती बीजेपी नहीं देगी, कोई और पार्टी नहीं देगी, कांग्रेस के अंदर से चुनौती नहीं उठेगी, परिवार के अंदर से चुनौती उठेगी। वो ऐसा मौका होगा जब राहुल गांधी और कांग्रेस सबसे कमज़ोर होंगे अपने इतिहास में, अपने राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस सबसे कमज़ोर होगी और अपने राजनीतिक करियर में राहुल गांधी सबसे कमज़ोर होंगे। कांग्रेस पार्टी की सबसे कम सीटें आएंगी। अब तक जितने चुनाव लड़ी है उनमें जो भी सीटें मिलती रही हैं, और 2019 में जो सीट मिली थी, मैं कह रहा हूँ 2014 में जो सीट मिली थी इसको, उससे भी नीचे जाने वाली है इस चुनाव में। वही समय, सही समय होगा प्रियंका वाड्रा और उनके साथियों के लिए स्ट्राइक करने का। दुश्मन जब सबसे कमज़ोर हो, दुश्मन का अर्थ दूसरे शब्दों में मत लीजिए, यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धी की बात कीजिए। राजनीतिक प्रतिस्पर्धी या राजनीतिक विरोधी जब सबसे कमज़ोर हो
तभी स्ट्राइक करना चाहिए, तभी हमला बोलना चाहिए। तो प्रियंका के लिए इससे सुनहरा अवसर जो है आने वाला नहीं है। ये उनको भी मालूम है कि उनको छीन कर लेना पड़ेगा, अपना हक आसानी से मिलने वाला नहीं है। उनको पार्टी का महामंत्री बनाया गया, लेकिन उनकी हैसियत केसी वेणुगोपाल से बहुत कमतर है। केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के करीबी, उनकी कोठरी के सदस्य माने जाते हैं, उनकी हैसियत, उनकी ताकत प्रियंका वाड्रा से बहुत ज़्यादा है। और ये जाहिर है, ये अनुमान लगाने की बात नहीं है, इसमें कोई भविष्यवाणी करने की भी बात नहीं है। प्रियंका वाड्रा को ये स्थिति बिल्कुल मंजूर नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार का कोई सदस्य हो, वो उसमें हायरार्की अगर होगी तो सिर्फ परिवार के सदस्यों की होगी, उसके बाद ही पार्टी का कोई सदस्य या कोई नेता आएगा। और केसी वेणुगोपाल हायरार्की में प्रियंका वाड्रा से ऊपर है, ये उन्हें मंजूर नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी और प्रियंका दोनों में से भविष्य में कांग्रेस किसके जिम्मे होगी या किसका वर्चस्व होगा, किसका कब्जा होगा, किसका अधिकार होगा, इसका फैसला 4 जून 2024 के बाद होगा। नतीजे आने के बाद राहुल गांधी के लीडरशिप पर बहुत बड़ा सवालिया निशान जो पहले से लगा हुआ है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि राहुल गांधी के कद से बहुत बड़ा हो जाएगा। राहुल गांधी को तय करना पड़ेगा कि वो चुनावी राजनीति ही छोड़ दें, राजनीति से संन्यास ले लें, या फिर जो है वो नेपथ्य में चले जाएं, किसी और को मौका दें। जो कि बार बार बहुत से विश्लेषक कह रहे हैं कि समय आ गया है कि राहुल गांधी को नेपथ्य में चले जाना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। जो खुद राहुल गांधी ने कहा था 2019 के चुनाव के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए कि अब मैं जो है वो साइड में रहूँगा, कोई और पार्टी चलाए, उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद भी वो साइडलाइन नहीं हुए, साइड में नहीं गए, वो पार्टी पर उनका कब्जा बना रहा, उनका वर्चस्व बना रहा। और अब मौका आ गया है। मुझे नहीं लगता कि 2024 के नतीजे आने के बाद प्रियंका वाड्रा चुपचाप जो स्थिति है, यथा स्थिति है, उसको स्वीकार कर लेंगी। सोनिया गांधी पहले से कमज़ोर हो चुकी हैं। रायबरेली छोड़कर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की बहुत बड़ी गलती की है। रायबरेली से उनको जो है एक ज़मीनी ताकत मिलती थी, जिसको उन्होंने गंवा दिया है वहाँ से चुनाव न लड़ने का फैसला करके। उसका कारण है, बड़ा वाजिब कारण है, और वो समझ में आता है कि उनको इस बात का डर था कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा उम्मीदवार, कोई स्टार कैंडिडेट लेकर आती है तो वो चुनाव हार भी सकती हैं। उनके सामने विकल्प था कि चुनाव हार कर बाहर हों या चुनाव न लड़कर बाहर हों, तो उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना, चुनाव लड़े बिना बाहर हो जाना रायबरेली के चुनावी मैदान से। तो अब लड़ाई जो है कांग्रेस पार्टी में, वो तो बाकी नेताओं में बाद में होगी। पहले परिवार के अंदर होगी, भाई बहन के अंदर होगी कि पार्टी की कमान किसके पास रहेगी। ये फैसला जो है, ये फैसला 4 जून के बाद होगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसको एक ही हालत में ये रुक सकता है, राहुल गांधी के पक्ष में जा सकता है अगर कांग्रेस पार्टी को 100 से ज़्यादा लोकसभा सीटें मिल जाएं तो, जिसकी मुझे तो कोई संभावना नहीं नज़र आती। ऐसा होना मेरी नज़र में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, और राजनीति में और जनतंत्र में इस तरह के चमत्कार होते नहीं हैं। जो स्थिति है कांग्रेस की, जो राहुल गांधी की लीडरशिप की स्थिति है, उसमें इस बात की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि परिवार का झगड़ा 4 जून के बाद बाहर आने वाला है। पार्टी पर कब्जे की लड़ाई खुले में आने वाली है, और या तो गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी मुक्त हो जाएगी, या गांधी परिवार का पार्टी पर नए सिरे से कब्जा हो जाएगा नए नेतृत्व में। अब पुराने नेतृत्व यानी राहुल गांधी का क्या होगा, ये फैसला भी 4 जून 2024 के बाद ही होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से जिस परिवार का राजनीति पर सबसे ज़्यादा प्रभुत्व था, सबसे ज़्यादा महत्व था, जिसको भारत की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली माना जाता था, उसका भविष्य क्या होगा, उसका हश्र क्या होगा, ये 4 जून 2024 को तय होगा। 4 जून को ये नहीं तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, वो तो पहले तय हो चुका है। तो कांग्रेस की राजनीति और उससे जुड़ा हुआ है पूरे विपक्ष की राजनीति, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है विपक्ष की जो ऑल इंडिया पार्टी है।
अगर उसमें विघटन होता है, उसमें ऐसी स्थिति आती है, अंदरूनी झगड़े इस तरह के होते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई होती है, पार्टी पर कब्जे की लड़ाई होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे विपक्ष की क्या हालत होगी। पूरे विपक्ष में बिखराव का एक नया मंजर देखने को मिलेगा। तो 4 जून का इंतज़ार कीजिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।